दुश्मन अगर अंग्रेज हैं तो वो तो सड़क पे चलते हुए दूर से पहचाना जाएगा, है ना। दुश्मन अगर हमारा विजिबल है तो उससे लड़ना बहुत आसान है, उसकी ताकत का अंदाजा हम लगा करके उसके हिसाब से अपनी लड़ाई तय कर सकते हैं। लेकिन पंगा यह है कि अगर दुश्मन हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है, अगर दुश्मन मेरा ही बच्चा है, अगर दुश्मन मेरा ही भाई मेरा ही बाप है, तब क्या करोगे, है ना। मतलब तब आपके सामने एक धर्म संकट आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए धर्म के रास्ते पर चलते समय, सही रास्ते पर चलते समय आपके सामने संकट आ जाए कि एक तरफ देश है या मेरा समाज है और एक तरफ मेरा बच्चा है। और ये समाज के सामने आई है समस्या पहले भी। लोगों ने, जिन जिन लोगों ने अपने बच्चे का फेवर लिया, सही और गलत को देखे बिना, उनके बच्चे आज बर्बाद हो चुके हैं, मतलब समझ रहे हैं ना। बचपन में याद कीजिए, स्कूल के मास्टर जी जब पिटाई कर देते थे, जिसने घर आकर शिकायत लगाई, जिनके घर वालों ने उल्टा तो डांट दिया, वो तो आज सीधे रास्ते पर हैं। और जिनके घर वालों ने मास्टर जी को जाके डांट दिया, फिर उन बच्चों ने फिर बाप का ही गला पकड़ा। ऐसे ही हुआ ना। यानी गलत आदमी को बचाओगे तो मारे जाओगे, क्योंकि गलत आदमी तो गलत ही होता भाई, वो किसी के लिए भी सही नहीं हो सकता। जो आदमी सही होता है वो किसी के लिए गलत नहीं हो सकता, कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में 10 में से 6 जगह गलत और 4 जगह ठीक हो जाओ, या फिर 8 जगह ठीक और 2 जगह गलत में आपकी माफी हो जाए। गलत तो गलत ही होता है ना, वो कोई भी है। तो धर्म का रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता एक ही है, जो सच है उसका पालन करना। सच के रास्ते पर चलना ही धर्म है। बाकी तो सब पंथ मत पंथ संप्रदाय हैं, बाकी सब वो मतलब वो सब धर्म नहीं हो सकता। धर्म केवल एक ही है, वो सबका एक ही है। जैसे आग का धर्म जलाना है, जैसे सूरज का धर्म रोशनी देना है, जैसे पानी का धर्म भिगोना है, विलय करना है, वैसे ही सच को अपनाना हमारा धर्म है। मतलब अगर सही में हमसे कोई पूछा जाए कि असल में हमारा धर्म का रास्ता कौन सा है, तो यही है, जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, असल में वही धर्म है, बाकी तो अधर्म है। अब इसको समझना है आपको कि जब आपके कुछ भी करने से समाज का, प्रकृति का कोई भी एक हिस्सा अगर नुकसान उसका होता है तो वो अधर्म है, तो वो गलत है, वो रास्ता नहीं अपनाना है। जब आप इतनी सी बात सोच लेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डालना कितना खतरनाक है, कि नहीं। जब आप वो डालना बंद कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मिट्टी खराब किससे होती है। जितनी भारी मशीन खेत में आएगी उतनी ही मिट्टी खराब होगी। तो आप मशीन खेत में नहीं लाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको बैल का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप बैल खेत में लेकर के आओगे तो उसके लिए आपके पास गाय होनी चाहिए। अगर आप गाय को बचाओगे तो वो आपके बच्चों को बचाएगी, वो आपके बच्चों का पोषण करेगी। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आप एक चीज के सच पे रास्ते पर चलने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो अल्टीमेटली हमको सारी चीजों के साथ कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये इंटरमिंगल्ड है सारी चीजें, एक दूसरे के साथ इस तरह गुत्थम गुत्था है कि आप एक चीज को बीच में से नहीं निकाल सकते। और अगर आपने निकाल दी तो भैया फिर सीरीज में जुड़ी हुई है। ये सीरीज और पैरेलल को कौन समझता है? बिजली का काम किसी ने जाना हो पता है ना। घर में जो सर्किट लगे होते हैं ना, इस पूरी बिल्डिंग में अगर सर्किट लगे हैं तो वो सर्किट लगे हैं पैरेलल में, है ना। पैरेलल में लगे ना सारे।
मतलब ये करंट का सोर्स है, ये अगर बिजली का सोर्स है तो यहां से एक सब में जा रहा है और इधर वाला दूसरा भी सब में जा रहा है। तो जब एक पंखा अगर मान लो खराब हो गया, एक ट्यूबलाइट खराब हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी पूरा घर चलता रहेगा। ऐसा ही होता है ना, एक बल्ब के बंद हो जाने से, सर्किट टूट जाने से बाकी चीजों का सर्किट नहीं टूटेगा। परंतु जो आप किसी त्योहार पर या किसी ओकेजन पर लड़ी लेके आते हैं, वो लड़ी एक बल्ब दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसमें अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो आपकी पूरी लड़ी बंद हो जाती है। देखा है ना आपने बराबर? तो वो लड़ी या तो वो बल्ब रिप्लेस करना पड़ता है या फिर वो तारें डायरेक्ट करनी पड़ती है। तो ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसको समझने के लिए मैं इशारे रूप में इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, और फिर आपने लिस्ट बनानी है, अपने आप से रिसर्च कर लोगे इतना तो काम। रात को बैठ के रिसर्च करनी है आपने, दिमाग से अपने आप से कर लोगे। ये रिसर्च करने के लिए आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं जाना, कोई किताबें नहीं पढ़नी, बस बैठ के चिंतन करना ही आपकी रिसर्च है, आपस में बातचीत करना ही आपकी रिसर्च है। वो रिसर्च क्या है कि ये काम करने का बेस्ट तरीका क्या है जिसमें किसी का भी नुकसान ना होता हो। नहीं समझ गए? पैरेलल सर्किट कैसे बनाने हैं? मतलब आपको अपने गांव की व्यवस्था में, अपने घर की व्यवस्था में, अपनी शिक्षण व्यवस्था में, स्वास्थ्य की व्यवस्था में, खेती की व्यवस्था में, राजनीति की व्यवस्था में, न्याय की व्यवस्था में आपको कैसी व्यवस्था चाहिए जिसमें किसी का भी नुकसान ना हो, और उसके लिए उन्होंने कैसे खराब किया, बस इस पे चिंतन करना है। एक नहीं बताएगा, दूसरा बता देगा, दूसरे को नहीं पता होगा, तीसरा बता देगा, नहीं तो मेरी पुरानी वीडियोस में मिलेगा, और नहीं तो आज की बात से आपको आइडिया आ जाएगा अपने आप से। जैसे मैं कुछ चीजें आपकी जन्म से लेके लूंगा, कुछ चीजें सुबह से लेके लूंगा। देखो, अब 1911 में फ्लेक्सनर कमीशन की रिपोर्ट आई। किस किस को मालूम है फ्लेक्सनर कमीशन का? एक बंदे को पता है, चलो मैं बता देता हूं। फ्लेक्सनर कमीशन जो अब्राहम फ्लेक्सनर की अध्यक्षता में गठित किया गया एक कमीशन था, जो 1908 में गठित किया गया था, जिसका मकसद था कि पूरी दुनिया में किस तरह की चिकित्सा पद्धति है, लोग स्वस्थ कैसे रहते हैं, अपना इलाज कैसे करते हैं बीमार होने पर, और क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि पूरी दुनिया को एक जैसी चिकित्सा पद्धति दी जाए कि ना दी जाए, इस पर रिसर्च करने की। अब मान लीजिए इस स्टेज पर बैठने के लिए, ध्यान देना, इस स्टेज पर बैठने के लिए या इस स्टेज पर आप लोगों से सामने यहां वक्तव्य देने के लिए मैंने किसी से कुछ पैसा ले रखा हो, क्या मैं उस पैसा लेने वाले की बुराई कर दूंगा जिससे मैंने ले रखा हो? पैसा छोड़ो, कोई और लाभ ले रखा हो मान लो मैंने, तो क्या मैं उसकी बुराई आपके सामने कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मान लो फ्लेक्सनर कमीशन ने जिससे पैसा ले रखा होगा रिसर्च की फंडिंग का, क्या वो उसके खिलाफ बोल पाएगा? ठीक है ना, वो तो उसके फेवर में ही बोलेगा ना जो उसने कहा होगा। बढ़िया है, जैसे अभी आनंद भाई और निकुंज भाई के बारे में बोल रहे थे, बढ़िया बढ़िया है कि नहीं भाई? अगर स्पॉन्सर के बारे में बुरा कैसे बोलता है? जो स्पॉन्सर होगा उसके बारे में तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा ना। तो उसका स्पॉन्सर कौन था पता है? चलिए अभी थोड़ी देर में बताते हैं। अभी इसके बारे में बताते हैं कि फ्लेक्सनर कमीशन, तब तक जो दूर बैठे लोग हैं, वो घर में बैठे लोग हैं, वो अपने मोबाइल में सर्च कर लेंगे, आपको मैं बता ही दूंगा, है ना। तो वो फ्लेक्सनर कमीशन ने आया। अब इससे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। क्या 70 के दशक में अपने देश में जो ये 65 वाला चला, फिर चाइना के साथ युद्ध चला, फिर वर्ल्ड वॉर चला, और इसके बाद देश के अंदर अनाज की कमी है ऐसी बातें प्रचलित होने लगी,
देखो, जितना सच्चा कोरोना है उतनी ही सच्ची ये बात है कि देश में हमारे भूखमरी थी। मुझे ध्यान रखना, ठीक है ना? आप लोग चाहते हो कि हमारा देश पाकिस्तान के साथ युद्ध करे? नहीं चाहते। आप लोग चाहते हो कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हों? नहीं। बस जितना हमारे देश में नफरत के माहौल की सच्चाई है, जितना हमारे देश में पाकिस्तान के प्रति नफरत की सच्चाई है, उतनी ही सच्चाई कोरोना की असलियत की है, और उतनी ही सच्चाई इस बात की है कि भैया ये देश में हमारे कभी भूखमरी थी, और उतनी ही सच्चाई है इस बात में कि वैक्सीन कितनी सेफ है। ठीक है ना बात? मतलब अगर एक चीज इसमें सच है तो सारी सच है, और ये सारी की सारी मीडिया ने ही आप लोगों को बताई। तो जब देश में भूखमरी नहीं थी, लेकिन इस बात को प्रचारित किया गया मीडिया अखबारों के माध्यम से कि भैया भूखमरी है और हम लोगों को उत्पादन बढ़ाने के लिए ये फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे, ये बात प्रचारित की गई। गांव के किसान ने फर्टिलाइजर डालने से मना कर दिया, तो कंपनियों के एजेंट्स आकर के खेत में जबरदस्ती वो छिड़काव को मार जाते थे, उसमें फर्टिलाइजर डाल जाते थे। वो आपके यहाँ कभी खेती में किसी के यहाँ हुआ हो? शुरू में हमारे वहां क्या हुआ, फर्टिलाइजर मार दिया और उसी खेत की मेंढ पर यानी कोने में कहीं पर वो जो कट्टा था उसका, जो ब्रांड का, जिस ब्रांड का वो फर्टिलाइजर था, वो कट्टा दबा दिया धरती में कंपनी वाले ने। तो जब फसल हुई बड़ी तो वो एक हिस्सा जो है वो पूरा हरा हरा है। जैसे होता है ना, नया नया जिम मारना शुरू करे बच्चा और प्रोटीन वाला वो पाउडर खाने लग जाए, वो स्टीरॉइड वाला, और वो शरीर ऐसे फूल के हो जाता है, हमें लगता है बॉडी बन गई, और जैसे ही खाना बंद करता है फिर से वैसे ही हो जाता है ना? ये काम जमीन के साथ हुआ। वो स्टीरॉइड दिया और वो एकदम से फसल ज्यादा लंबी, ज्यादा घनी, ज्यादा हरी हुई, तो लोगों ने सोचा यार कमाल की फसल हो गई इस हिस्से में। तो फिर वो जो कंपनी का आदमी था वो आके मालिक से बात कर रहा है, बड़े अच्छी फसल है आपकी तो खेत में। हाँ बड़ी अच्छी, परमात्मा की दया नहीं है, ये देखो ये कट्टा मैं मार के गया था रात को, मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि कितना फायदा है। और फिर किसान ने फर्टिलाइजर को अपनाना शुरू कर दिया। ये फर्टिलाइजर कंपनियां किस कंपनी की हैं, कोई आइडिया है? चलिए बताएंगे इसको। अब इसी तरह से जब कहीं युद्ध होता है तो उस युद्ध में किसको फायदा है? दंगे होते हैं तो किसको फायदा है? हथियार बिकते हैं तो किसको फायदा है? जिसको फायदा होगा वो तो चाहेगा ना होता रहे ये काम। अब किसी की दवाई बनाने की फैक्ट्री है, वो कभी चाहेगा कि आप स्वस्थ रहो? भाई उसका घर किस चीज से चलेगा? उसकी फैक्ट्री आपके बीमार रहने से चलेगा ना, है कि नहीं? भाई इसको समझिएगा। अच्छा, आप अपने गांव में ही पढ़ने लग जाओ, अपने गांव में ही काम करने लग जाओ, और खेत में मतलब अपने ही पशुधन का इस्तेमाल करने लग जाओ, खाने पीने के लिए भी अपने घर में दूध घी से बने पदार्थ खाने लग जाओ, तो जो तेल कंपनियां हैं वो तो बंद हो जाएंगी। नहीं, आपको पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, काम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, बाजार आपका गांव में हो, उत्पादन आपका गांव में हो, सारा हाथ से हो, पेट्रोल डीजल की जरूरत ना पड़े, तो पेट्रोलियम कंपनियां नहीं मर जाएंगी क्या? बताइए। इराक के ऊपर अमेरिका ने जब अटैक किया तो इराक के जो तेल के कुएं थे, 70% तेल के कुओं पर अमेरिका का कब्जा हो गया। आपको ऐसा दिखता है ना? अमेरिका ने कब्जा कर लिया, लेकिन असल में अमेरिका ने कब्जा नहीं किया। जैसे आपको अभी देश में लगता है कि भाजपा की सरकार है, लेकिन असली सरकार किसकी है? अडानी की। असल में जो मालिक है वो अडानी है। एक भी पॉलिसी, एक भी कानून अडानी की मर्जी के बिना पास करने की औकात नहीं है इस आदमी की। और
भी एमएलए, एक भी एमपी और एक भी कोई जिला पार्षद सरपंच से लेके एंड तक किसी भी सहयोगी पार्टी के किसी प्रतिनिधि की औकात नहीं है एक भी बात पर सवाल उठाने की। ऐसा ही है ना। जनप्रतिनिधियों की बात अब 2024 के चुनाव के लिए मैं पहले से आपको घोषणा करके दे रहा हूं, पहले से घोषणा कर रहा हूं। अगर भविष्य में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है और अगर वो आपके दिमाग में है और वो पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता है, 100% चुनाव हारेगा वो। ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है और जनता की भावनाओं के अनुरूप बात करता है, अब की बार 2024 में हर वो व्यक्ति चुनाव हारेगा, क्योंकि ईवीएम की सेटिंग है। उनको पता है कि गधों को ही लेकर आना है, गधा किसी पार्टी से हो, समझ गए ना। गधा किसी भी पार्टी का हो, लेकिन पार्लियामेंट क्योंकि बाद में खरीद लेंगे। उनको ये थोड़ा अभी से थोड़ा आप जनता है, जनता तो इतनी पागल समझते ही है वो जनता को तो कि ये तो जिसको मर्जी वोट दें, हम लोग पार्टी को ही खरीद लेंगे, है ना। 2/3 पार्टी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्ची तो छापनी है इन्होंने कौन सा हमको सोना चांदी देना है। पर्ची छाप के डिजिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं उनके नाम पे, लग छोटी बात खत्म। आपका घर छुड़वा करके, आपका घर कुड़की करवा के उसमें उनके नाम फ्लैट कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जनता अपने हक की आवाज उठा सकती है कि नहीं उठा सकती है। तो जैसे अभी बताया कि यहां पर अडानी की सरकार है, वैसे ही जब रॉकफेलर फैमिली ने तेल के कुएं अपने सारे के सारे कब्जे में ले लिए जितने अमेरिका ने लिए थे, तब पता चला कि असल में तो अमेरिका के अंदर रॉकफेलर फैमिली की सरकार है। इंग्लैंड में रॉथस्child चलता है, कहने को रानी दिखाई देती है, कहने को पार्लियामेंट है। इसी तरह से फिर डिटेल में जाकर के पता चलता है उस तरह की तेल के कुएं तो हैं ही। तेल से तो जितना सामान निकलता है, चाहे सीएनजी है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, फिर ये बेरोजा है, कोलतार है, या फिर लुब्रिकेंट है, ये सारे के सारों का पैसा किसको मिलेगा? रॉकफेलर फैमिली को। आप हर जगह यूज कर रहे हो कि नहीं? और सब यूज कर रहे हो। जब वो सारा शोधन हो गया और वो केमिकल बचा लास्ट में, उसका नाम है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो डलता है फर्टिलाइजर्स में और फार्मा कंपनियों की ड्रग्स में। तो आपको जानकर बड़ा मजा आएगा कि दुनिया में जितनी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, दुनिया में जो टॉप की फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, सबके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? रॉकफेलर फैमिली। और ये भी जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया में जो टॉप फार्मा कंपनियां हैं, सारी फार्मा कंपनियों का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? रॉकफेलर फाउंडेशन। और ये जानकर बड़ा मजा आएगा जब आपको पता चलेगा कि फ्लेक्सनर कमीशन जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी रिकमेंडेशन पर WHO बना था, वो रॉकफेलर फाउंडेशन ने ही फंडिंग किया था। और फिर ये भी मजा आएगा आपको जानकर जब आप गूगल करेंगे कि भारत में हरित क्रांति के रिकमेंडेशन भी रॉकफेलर ने दी थी। समझ गए? मतलब खेत में जहर डालो, दिमाग में डालो, समाज में डालो, पेट्रोल डीजल से आप पर्यावरण में डालो, जितना प्रदूषण फैलाओ, सबका मालिक एक है ना। समझ रहे हैं ना? और वो है रॉकफेलर फाउंडेशन। पैसे वाले मसले पर जाओगे तो पूरी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम का मालिक एक, रॉथस्child परिवार। अभी हमारा एक साथी बैठा हुआ था, देखना, मेरे को तो कभी ऐसी बात दिमाग में आई नहीं जो उन्होंने बोली, और मेरे तो दिमाग में क्लिक कर गई। भाई मैंने ये गिलास में पानी भर रखा है, मैं इसको अगर खर्च कर दूंगा, मैंने ये खर्च कर दिया, इसको अब आप भी पी सकते हो क्या? नहीं। मैंने इसमें से आधा कर दिया तो आप कितना पी सकते हो? आधा। या ले सकते हो यूज कर, कितना जो बचेगा वही ना, है ना। जब मैं पैसा खर्च कर देता हूं तो पैसा पैसा ही रहता है।
तो मैंने खर्च कर दिया तो खत्म हो जाना चाहिए ना वो, नहीं? मतलब मैंने कमाया 100 रुपया और इनकम टैक्स की स्लैब के हिसाब से 30% दे दिया सरकार को, फिर वो पैसा दे दिया मैंने खर्चा करके इनको, इन्होंने भी कमाया 100 रुपया, वही 100 रुपया कमाया, वही 100 रुपये पे इन्होंने भी दे दिया 30% टैक्स। तो उन्होंने अगले, क्योंकि खुद तो रखेंगे नहीं ना, हम पैसा कमा के तो रखते नहीं ना, हम तो खर्च करते हैं ना गाड़ी में, पेट्रोल में। तो हम गाड़ी के डीजल वाले को देंगे तो डीजल वाले के पास पैसा गया, दुकानदार को देंगे तो किराने वाले के पास गया, उसको गया। तो मतलब हम 100 रुपया देंगे, 30 मेरे से ले लिया, इन्होंने दिया खर्चा किया तो 30 इनसे ले लिया, इन्होंने किया तो 30 इनसे ले लिया, 100 तो ले लिया सरकार ने, 90 तो ले लिया। फिर 100 रुपए इनको दिया, इनसे 30 और इनसे ले लिया, 120 हो गया। 4 जनों पे खर्चा करते ही 120% हो गया कि नहीं हो गया? 4 जनों, जब मेरा एक नोट या 1 रुपया जब 4 जगह खर्च होते ही 120% टैक्स तो ले लिया सरकार ने, फिर भी वो 100 रुपये बचा हुआ है। कितने पागल है ना आप, नहीं समझे क्या? अरे भाई मैंने 100 रुपए अगर कमाए हैं, उसमें से 30 तो सरकार को दे दिया, मेरे पास तो 70 ही बचा, लेकिन मैं तो खर्चे में काउंट कर रहा हूं उसको। तो जो भाई ये कमा रहे हैं इनके साथ भी हो रहा है, 70 पे भी टैक्स, फिर उस पे भी टैक्स, फिर उस पे भी टैक्स, तो एक टाइम पे तो जीरो हो जाएगा ना वो। अपन जीरो पैसा लेके घूम रहे हैं, नहीं? चलिए इस पे तो फिर कर लेंगे बात, लेकिन पता चले कि यार ये फार्मा कंपनियां भी उनकी, पेट्रोल डीजल कंपनियां भी उनकी, और फर्टिलाइजर भी उनके। अब ऐसा एक काम करते हैं, इनके गांव, इनके घर में फर्टिलाइजर, पहले तो पेट्रोल डीजल वाला सामान लेके आओ, फिर इनके घर में, इनके खेत में जो है वो फर्टिलाइजर लाओ, और फिर इनके घर में दवाइयां, हर आदमी दवाइयां खाने वाला होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी भाई, तभी तो अगले की दुकान चलेगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? अब प्लान बनाते हैं ये कि भाई साहब रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि भारत में इन लोगों को बीमार करना असंभव है। असंभव क्यों? एक तो बाहर का कुछ खाते नहीं, कि आप कुछ भी मिला के दे दो इनको, अपना खाएंगे अपने हाथ से बनाकर। दूसरा, जिस चीज को भी खा रहे हैं ये अपने हिसाब से खा रहे हैं, वहीं पे बनाकर खा रहे हैं, अपने खेत में उगाकर खा रहे हैं। ऊपर से शारीरिक श्रम भी इतना करते हैं, सारे शरीर की मेहनत कर लेते हैं, पसीना भी निकाल देते हैं। ना इनको डिप्रेशन हो सकता, ना इनको बीमारी हो सकती, ये तो कभी बीमार होंगे ही नहीं, कभी हुए ही नहीं आज तक। तो फिर क्या करें कि भाई ये तो देखो, शरीर को खराब करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके शरीर का यूज करना बंद कर दो। जिम में गया कभी कोई? जिम में कौन कौन गया? लगभग हम लोग गए हैं। नहीं गए हैं तो हमें उसका कार्य प्रणाली मैं आपको बताता हूँ। जिम में जब आप जाओगे तो आप अपना उद्देश्य उसको बताओगे कि आपने पेट कम करना है, आपने अपनी टांगे कम करनी है कि मतलब मोटी करनी है, आपको अपने डोले बनाने हैं कि कैसे करने हैं। तो वो क्या कहता है कि जिस चीज पर काम करना है, जिस चीज को आपने शेप में लाना है, उसी पर मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ना? ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत बाजू की कर रहे हो और मजबूत कंधे हो जाएंगे। कंधा मजबूत करना है तो कंधे की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बाजू मजबूत करनी तो बाजू की, पैर मजबूत करने तो पैरों की, कमर करनी तो कमर की, पेट करना तो इस हिसाब से होगा ना। अब हम यूज करना बंद कर देंगे तो सारी चीजें खत्म, और दिमाग यूज करना बंद कर देंगे या फिर दिमाग जरूरत से ज्यादा थॉट्स ले आएंगे तो डिप्रेशन में जा सकता है, ये चांसेस हैं। तो इसके दो ही रास्ते हैं कि इनका शरीर और इनका दिमाग खाली कर दो, और खाली दिमाग और कमाल की बात क्या है, जब आप तीसरे लेवल की ट्रेनिंग में पहुंचोगे ना तो आपको पता चलेगा ये असलियत में शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं। रियल में ही ये तांत्रिक लोग हैं, असलियत में तंत्र विद्या इनका बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप मंत्रों में ताकत होती है इस बात को मानते हो तो फिर अच्छे मंत्र होते होंगे तो बुरे भी होते होंगे भैया। क्यों? अगर आप मान लो हमारी यज्ञ प्रणाली, भाई देखो शब्दों में बड़ी ताकत होती है। भाई साहब इधर आना, ओए इधर आ, कितना अंतर है 1 सेकंड के अंदर। टोन बदलो, शब्द बदलो और इसी में आपके अंदर भाव बदल जाएंगे। नहीं,
शब्दों की टोन, शब्द बताने में आपके भाव बदल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि शब्दों में ताकत होती है। सेशन से पहले मैंने अंग्रेजी के बारे में बताया था आपको। किसने देखा अपने फोन में खोलकर वो मॉर्निंग वाला पॉइंट? देखा किसी ने? देखा? वही मिला? सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? तो ये ऐसे शब्द आपसे सुबह से लेकर शाम तक बुलवाएंगे कि आप अपनी आत्मा को गिराते जाओ। नहीं? ब्लू व्हेल जो गेम आई थी उसके बारे में किस किस को पता है? मालूम है ना? उसमें क्या होता था, आपसे कोई टास्क करवाया जाता था और उसके बदले में आपको कुछ पॉइंट्स मिलते थे। फिर आप कोई टास्क देते थे, फिर कोई पॉइंट मिलता था। यानी टास्क के बाद आपको पॉइंट्स मिलते जाते थे। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब इसकी डेप्थ में गए हम, टास्क क्या क्या मिलते थे पता है? किसी भी लेवल तक गिरने के टास्क मिलते थे। वो चेकिंग करते थे, इस दीवार पर चढ़ के कूद जाओ और इसकी वीडियो बनाओ। तो वो कुर्सी पर, मेज पर रखकर मोबाइल चढ़ के कूद जाते थे, वीडियो बनती थी तो 100 पॉइंट मिल गए, 1000 पॉइंट मिल गए। अब एक काम करो, अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाओ, ब्लड नहीं निकलना चाहिए। कट लगाया, उसकी वीडियो बनाई। अब की बात, थोड़ा ब्लड निकलना चाहिए। अब एक काम करो, बाथरूम में नहाते हुए अपने ऊपर वाले हिस्से की वीडियो बनाकर भेजो। अब रात को सोते हुए तुम्हारी माँ की वीडियो बनाकर भेजो, अपनी बहन की भेजो। फिर अपनी माँ की ब्रेस्ट पे हाथ रखे हुए वीडियो बनाओ, वो भेजो। तुम्हें उसके 1 लाख पॉइंट मिलेंगे और उन पॉइंट्स को फिर रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो बाद में आप। ऐसी ऐसी वीडियोस बनी जिसके अंदर उन्होंने मतलब उस आदमी की आत्मा को मारा जाता है। बेसिकली समझे ना, राज उसी को मिलेगा जो अपनी आत्मा मार सकता है, जो पहले अपनी आत्मा की बलि देगा, फिर वो किसी की बलि लेगा। सलमान खान को ऐसे ही थोड़ी बॉलीवुड मिल गया भैया जी, सोते हुए लोग मारने पड़े थे, बलि लेनी पड़ी थी। दंगे करा के लोग मारने पड़ते हैं, बलि देनी पड़ती है पहले, तब जाके राज मिलता है। ऐसे नहीं मिलता बिना दंगों के राज, समझे ना? और वो सबूत होते हैं उनके पास, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि ये लोग शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं और उनको मालूम है कि शैतान का निवास उसी दिमाग में होता है जो दिमाग खाली होता है। और हमारे पुरखों ने हमारी दिनचर्या को ऐसा रखा हुआ था कि हमारी आदमी हो या औरत, छोटा बच्चा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, एक भी आदमी खाली नहीं बैठेगा सुबह से लेकर रात तक। क्या नहीं थी? सुबह से रात तक ऐसा काम करते रहो, आपको अंदर कोई व्यभिचार आ ही नहीं सकता, किसी के बारे में गलत विचार आ ही नहीं सकते। समझ गए ना? अब हम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं। हमारे आपको कोई गलत काम करने वाले स्क्रीनशॉट हमारे लिए नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर। किसी से फालतू की बात करने वाली बातें आपके सामने नहीं आएंगी, टाइम ही नहीं इतना। फालतू की बात तो तभी करेंगे जब फालतू का समय होगा। तो फालतू के समय के लिए इस आदमी को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो आदमी को तो आदमी ही रिप्लेस कर सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, आदमी को मशीन से रिप्लेस करना है, तो दिमाग खाली रहेगा, तो कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि वो जैसे ही आप, मोबाइल जैसे आया है, आप बताइए, मोबाइल आया है तब आप ज्यादा झूठ बोलते थे पहले या आप बोलते हो? जिसके हाथ में मोबाइल है वो आदमी झूठा है। आपने अपने घर वालों से झूठ बोला तो आत्मा गिरेगी। दोस्त से बोलोगे, जब भी बोलोगे अंदर आत्मा आपकी डाउन होती जाएगी, आपकी आत्मा का लेवल डाउन होता जाएगा, कॉन्शियसनेस का लेवल डाउन जाएगा आपका। आपने उसमें अश्लील वीडियो देखी, जैसी अश्लील वीडियो देखोगे वैसा ही सामने वाली औरत दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी हो, अपनी माँ भी होगी तो भी, अपनी बहन भी होगी तो भी वैसे ही थॉट आएंगे। भाई आप अगर वैसी मानसिकता के हो तो ऐसे थोड़ी होगा कि भाई किसी और की लड़की के लिए तो आपके विचार बड़ी मतलब खराब हो जाए और अपने वाली के लिए ठीक हो जाए। ना ना ना, मतलब ही नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, थ्रू आउट रहोगे, आप हर किसी को उसी नजर से देखोगे फिर आप, ठीक है ना? मतलब अगर आपके अंदर किसी भी दूसरी महिला के प्रति अगर गलत विचार हैं, तो फिर आपकी बहन के प्रति अगर आपके गलत विचार नहीं होंगे तो ये विचार पक्का होंगे कि इसके किसी के लिए गलत विचार है।
मतलब हम उसको गलत जरूर समझेंगे, कहने का मतलब ये है कि नहीं। और ये पता है उनको। और जैसे ही आप अपने मोबाइल में आड़ कबाड़ देखोगे, हिंसा की वीडियो देखोगे, गलत चीजों को देखोगे, आपका कॉन्शियस लेवल अपने आप खत्म होता जाएगा। सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता खत्म। और जमीर गिरे हुए आदमी को और आत्मा गिरे हुए आदमी को गुलाम बनाना कितना मुश्किल है भाई। आजाद कौन रहना चाहता है? जो कॉन्शियसनेस जिसका लेवल बढ़ा, खुश, आनंदित और आंदोलित आदमी को गुलाम करना असंभव है, असंभव। केवल और सच्चे आदमी को आप डरा नहीं सकते। झूठे, मक्कार, चोर, गिल्टी कॉन्शियस, अपराधी सोच प्रवृत्ति के व्यक्ति को दबाना, डराना कितना आसान है कि नहीं। ये सारे अधिकारी जो कहते हैं ना हमें तो नौकरी करनी है, असल में ये सारे चोर हैं जो डरते हैं कि अगर ऊपर वालों का वो जो आदेश है वो नहीं माना तो मेरी चोरी को पकड़ के ये मुझे रगड़ देंगे। उस गलत काम को भी इसलिए वो करते हैं, उनको मालूम होता है कि ये गलत काम है, उसके बावजूद वो ये करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस मसले में नहीं तो किसी और मसले में मेरा अधिकारी मुझे रगड़ देगा। देखो कितना बड़ा जाल बिछाया इन्होंने। कब बिछाया? तब आजादी से पहले बिछाने लगे थे ये, जिसको आजादी कहते हैं हम लोग तथाकथित, उससे पहले बिछाने लगे ये। क्योंकि हम आजाद तो 1947 में हुए ना, हैं? वर्ल्ड वॉर तो 45 के दौर में हुआ ना, लेकिन यूनाइटेड नेशंस तो 1908 में बनना शुरू हो गया वो WHO तो। और WHO बनने का कॉन्सेप्ट तैयार हो गया 1911 में और WHO बना 1948 में। नहीं समझे? ये भी समझे क्या? अभी बताता हूं आपके। जो डंगर पूछ रहा था कौन होता है? पशुधन को बोलते हैं डंगर। पशुधन है ना, घर में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट जिसके जो भी है, उनके कान पे फास्टैग किस किस के लग चुका? लग रहा है ना, कानों पे वो एक येलो सा एक कार्ड लग रहा है, फास्टैग के जैसा ही है ना वो, उसमें बारकोड बना हुआ है ना। वो क्या काम आने वाला है? अगर आपका एनिमल सड़क पे उतर जाए और किसी को चोट मार दे तो उसका चालान भुगतने के लिए काम आएगा वो। नंबर 2, आने वाले टाइम में आपके गांव का जो तालाब है उसकी डेवलपमेंट इजराइल की कंपनी करेगी। निर्मल सरोवर योजना नाम से कोई योजना आई है किसी की? आई है? 2 लोग हैं आपके यहाँ भी आई होगी। जिसके गांव की आबादी 5-10 हजार के आसपास होगी वहां पर पहले आएगी, बड़ी आबादी के गांव में आएगी पहले। बड़े तालाब डेवलप करेगी और उस कंपनी में आने वाले टाइम में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा कि सेंसर्स लगे होंगे कि किसकी गाय भैंस यहाँ रेगुलर पानी पीती है और महीने में कितने दिन पानी पिया, उसके हिसाब से आपके खाते से पैसे कटेंगे। जैसे आपकी गाड़ी के टोल टैक्स पर क्रॉस होने पर पैसे कटते हैं, समझ रहे हैं? अब ये टोल टैक्स पे जो फास्टैग से पैसा कटता है, क्या आपको लगता है जिंदगी भर ऐसे ही कटता रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है भैया। बिना जीपीएस की गाड़ियों को वो कबाड़ा बना रहे हैं। नई गाड़ियों में जीपीएस पहले से लग के आ रहा है। वो जीपीएस आपके फास्टैग के साथ कनेक्ट, वो फास्टैग की जरूरत ही नहीं है, वो जीपीएस आपके आधार कार्ड से जुड़ा है, क्योंकि आपका जो कागज है वो सारे बैंक अकाउंट के साथ और फिर आधार के साथ जुड़े हैं, और आधार आपका बेस है ही है। अब आपकी गाड़ी नेशनल हाईवे पर चलेगी तो प्रति किलोमीटर इतना टैक्स है, स्टेट हाईवे पर चलेगी तो इतना है, लोकल हाईवे पे चलेगी तो इतना है, डिस्ट्रिक्ट वाले पे। और अगर गली में चली है आपकी 2 किलोमीटर चल के आई है, आपने घर में खड़ी गाड़ी को स्टार्ट भी कर दिया तो मीटर चालू। गली में 2 चक्कर काट कर आए, 2 किलोमीटर घूम कर आए, 2 किलोमीटर का पैसा गाड़ी के बंद होते ही कट जाएगा खाते से, क्योंकि जीपीएस बता रहा है ना कौन सी गली में जा रहे हो। हर गली हर मोड़ को इन्होंने कब, आज से 25 साल पहले कर्मचारी हमारे बीच में लगा के मोबाइल, कैमरा,
इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सैटेलाइट के थ्रू सारा हमसे ही करवाया, सारा का सारा रिसर्च। और अब आपसे गली में निकलते ही आपके खाते में पैसा कर। अभी आपका फेशियल रिकॉग्निशन वाला आधार कार्ड बना रहे हैं। अगला लॉकडाउन जब बाहर निकलोगे, सामने कोने पे कैमरा लगा होगा, कैमरा चेहरा पड़ते ही खाते से पैसे काट लेगा चालान के। मास्क लगाया होगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा, तो आप गुलाम बन जाओगे, है? नहीं लगाओगे तो चालान। समझ रहे हो? जितनी हाईवेज ये बन रहे हैं, इन हाईवेज में इतना लंबा चक्कर काट के मुड़ना पड़ता है कि नहीं? इतना लंबा चक्कर काटने वाली कौन सी गाड़ी है आप लोगों के पास? कोई नहीं है ना? आने वाले टाइम में 3-3 ट्रालों जितने लंबे ट्राले, 4-4 ट्राले जितने ट्राले आने वाले हैं, वो सामान ढोने के लिए, उनके लिए बनाया है। ड्राइवरलेस कारें आने वाली हैं, जिनका ट्रायल करेंगे, जिनमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ड्राइवरलेस ट्रक, उसके लिए गाड़ियों ये लेन वाली चलती है। जिसके पास हाई प्रोफाइल गाड़ी हो 50 लाख से ऊपर की, उनके अंदर लेन के अंदर गाड़ी रखने का ऑलरेडी सेंसर लगा दिए हैं उन्होंने। पता है क्या आप लोगों में से किसी को? 50 लाख से ऊपर की गाड़ियों के अंदर ऐसे सेंसर्स हैं कि आप उसको गाड़ी को छोड़, मतलब रेस देते हो, आंख बंद करके लेट जाओ, और उसके अंदर ऑटोमेटिक क्रूज है कि अगले वाली गाड़ी अगर स्लो है तो आपकी गाड़ी अपने आप स्लो हो जाएगी, वो तेज हो जाएगी तो निकल जाएगी, वो खाली हो जाएगा तो रोड पे खाली निकल जाएगा। और यहाँ तक कि आपकी गाड़ी अगर लेन से दूर निकलने लगे तो ऑटोमेटिक अलर्ट करके सीधा कर देगी उसको। ये जो पट्टी अगर लगी हो तो उसके अंदर, उनको सेंस करके। पता है आपको ये बात? नहीं मालूम है? क्योंकि पहले ये अमीरों के पास आएगा, फिर अमीरों की रीस करेंगे, फिर हम कहेंगे कि इटली में भी तो लग रहे थे, इटली में भी तो मर रहे थे, अमेरिका में भी तो मर रहे थे, इंडिया में थोड़ी था अकेली महामारी। नहीं समझे? पहले आपको बताएंगे ना कि अमीर देश भी तो कर रहे हैं, जिनको वो अमीर देश बनाते हैं। अब मान लो अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले 2 महीने में 2 बैंक इंग्लैंड के डूबे हैं, 1 बैंक जापान का डूबा और 2 बैंक अमेरिका के डूबे हैं, और बड़े बड़े बैंक डूबे हैं। और फिर छोटे छोटे बैंक है अपने इंडिया के बंद कर रहे हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक और छोटे बैंक। कभी भी कोई सा भी बंद करने का आदेश आरबीआई का आ जाता है। तो आपके सामने ये बैंक बंद होने वाली खबरें, बैंक लूटने वाली खबरें इतनी नॉर्मल हो जाएंगी कि आपको लगेगा तो लूटने ही वाले हैं, कोई बात नहीं, सारे देशों में उठ रहा है। यही तो कहते हैं ना, वहां भी तो हो रहा है, कल्ला यहां थोड़ी हो रहा है। तो गुलाम कल्ले हम थोड़ी है भैया। यूनाइटेड नेशंस का कब्जा, वर्ल्ड बैंक का कब्जा तो जिन जिन देशों में है वहीं सब हो रहा है ना। ये सब कुछ जो वर्ल्ड बैंक से बाहर है, जो यूनाइटेड नेशन से बाहर है, वहां होके दिखाओ ना, है? वहां ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वहां पर वो दंगे करवाएंगे, कंट्रोल्ड दंगे। ये डिजाइन है, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। तो जो बात मैं कह रहा था, जिसपे मैंने कहना था, वो ये थी कि यदि आपको गुलाम करना है तो निराश, हताश, बेबस, अकेला और करप्ट आपके दिमाग को करना पड़ेगा। और वो तब तक नहीं होगे जब तक आपका समाज नहीं टूटेगा, आपका परिवार नहीं टूटेगा, आप कंगाल नहीं हो जाओगे, तब तक थोड़ी हो जाओगे आप ऐसे। और जब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आप देखो, आप सब में से किस किस ने ये डायलॉग सुना है किसी ना किसी से कि हमारे हाथ में क्या है? किस किस ने सुना है? सबने सुना है ये कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ताकतवर है, कोई साथ नहीं देता है, सारे चोर हैं, कोई सुधरना नहीं चाहता है, कुछ नहीं हो सकता है, नाश हो गया है। यही सुनते हो ना? इट्स ऑल प्रोपेगेंडा। ये सारे डायलॉग्स प्रोपेगेंडा में आते हैं और हम मान लेते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति आपको कह रहा है, आपने उसको अपने से ज्यादा समझदार होने का अधिकार दे रखा है। क्योंकि कभी आपका टीचर यही डायलॉग बोलेगा, कभी पुलिस वाला बोलेगा, सोशल स्टेटस जिसका थोड़ा आपसे बेटर है वो बोल रहा है, तो आपको ये लगेगा कि इसकी कोई नहीं सुन रहा तो मेरी कौन सुनेगा, और फिर आप उसको नॉर्मलाइज मानना स्टार्ट कर दोगे। आपकी लड़ने की वो जो जील है, आपकी अगर लड़ने की जो हिम्मत है, वो जवाब दे जाएगी। कुतिया देखी, कुतिया
कुतिया देखी है? देखी है ना? उसने नए नए बच्चे जन्म दिए हो, वो भी देखी होगी। उसके बच्चे को हाथ लगा दो, सकते हो क्या? नए नए अगर बच्चे जन्म दिए हो क्या करेगी? काट खाएगी वो, समझ गए ना? कुतिया के बच्चे को अगर छेड़ दो तो। और ये हमारे बच्चों को वैक्सीन ठोक गए हमारी मर्जी के बिना, कुतिया से भी गए हुए हो गया नहीं क्या? नहीं, हमको उस लेवल पर ले आए, ये मेंटल लेवल पर, कि आपके बच्चों के साथ आपका टीचर हरासमेंट कर रहा हो, आपका कोई डॉक्टर हरासमेंट कर रहा हो, वो जो मर्जी इंजेक्शन लगाए, जो मर्जी दवाई दे, जो मर्जी टेस्ट करे, जैसे मर्जी उनके साथ बिहेव करे, और आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप कमजोर हो, क्योंकि आपका कोई साथ नहीं दे रखा। कुतिया डिसाइड करेगी कि कौन सा कुत्ता साथ देगा, कौन सा नहीं देगा, इन बच्चों के बाप साथ देगा कि नहीं देगा, तब मैं इसकी रक्षा करूंगी, ऐसा सोचेगी क्या? वो जान दे देगी अपने बच्चों के लिए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। भाई हम तो उससे भी गई गुजरी पोजीशन पे ला दी इन लोगों ने, समझे? अगर उस पोजीशन पे आ गए तो कुत्ते की मौत मरना ही चाहिए। अगर लड़ने की ज़ील नहीं है, अगर अंदर गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, अगर रिसर्च करके अपनी सच्चाई नहीं ढूंढ सकते कि कौन है वो कसूरवार आदमी, अगर आज आपके यहां किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, आपको पता नहीं है वो क्यों मर रहा है, पता है ना, पर कौन जिम्मेदार है? किसी ने पूछा? पूरे गांव में से एक आदमी ने नहीं पूछा कौन जिम्मेदार है। जिसने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे कि फ्री वैसलीन के लिए गोबली जी का धन्यवाद, वो, या जिसने लगाने वाला, छपवाने वाला, पार्टी वाला, डॉक्टर, नर्स, या अपने स्कूल का मास्टर जिसने जबरदस्ती करी, या वो डीसी जिसने वो ऑर्डर निकाला कि बिना सर्टिफिकेट के आपको यहां नहीं घुसने देंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल? कोई एक आदमी तो जिम्मेदार होना चाहिए ना हमारा घर का बर्बाद होने पे। लेकिन वी आर नॉट अवेयर, वी डोंट केयर। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं। आपको लगता है भाई साहब अगले का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, समझ गए ना? जिनके ये बर्बाद पूरे के पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं। गांव के गांव में जाकर के देखो आप, जो बचे हुए, जो या तो टपक रहे हैं और जो बचे हुए हैं उनके शरीर जवाब दे गए हैं। है कोई जिसको फील हो रहा हो मेमोरी लॉस का, शरीर में डाउन हो गया, घुटने में दर्द, कंधों में दर्द? है कोई? हाथ खड़ा करके बताओ। ये रहे कितने सारे। कौन रिस्पॉन्सिबल है आपकी इस हालत का? कौन है भाई? पूछा किसी से? अगर मोर्चे को मजबूत करते हो ना, यकीन मानिए यात्रा चालू होगी, हर घर से फॉर्म भरवाएंगे, हर आदमी को कम से कम 10 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए दबाव डालेंगे कि तुमको, हर आदमी को, शरीर ऐसे ही थोड़ी बनता है, तुम्हारे बाप की औकात वो जागीर थोड़ी थी ये, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे से बिना मर्जी के हमारे को छेड़ दिया। और अगली बार कानून लेकर के आ रहे हैं पेंडेमिक एक्ट के नाम पर और नेशनल हेल्थ बिल के नाम पर, कि अब आप विरोध भी नहीं कर पाओगे। अगर जमीर जिंदा रखोगे, अगर आज से ही बेईमानी की हालत, बेईमानी का तरीका छोड़ दो, आज से ही गलत काम छोड़ दोगे, बिल्कुल आज भाई जो पीछे कर दिया, अब सिर उठा करके जीना है, भाईचारे के साथ जीना है, समाज के साथ जीना है, और अब एक एक चीज सिर्फ सच के लिए लड़ाई लड़नी है। ये चालू कर दोगे तो लड़ पाओगे। अंदर गिल्टी कॉन्शियस लेके, चोर फीलिंग लेके नहीं लड़ सकते भाई साहब आप सरकारों से, नहीं समझते ना? जिन साहिबजादों की बात दयानंद कर रहा था, अगर वो धर्म के नाम पर अगर अपने आप को कहते हैं कि मरने के बाद ही देखेंगे, अगर वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो केवल और केवल जिंदा जमीर आदमी होता है वो जो मरने के लिए तैयार हो, जिसको लिए उसूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी दिशा कैसे बदली। वो जो लाइन मैंने आपको बोली थी कि भाई साहब, कुछ लोग बोलते हैं करना क्या है, और इस चक्कर में हमारे जो पुरखे होते हैं, हम लोग होते हैं, हम ज्यादा बात नहीं बताने की बजाय नियमों को, कि जीवन कैसे जीना है, उनको हम लोग अपनी दीवारों पर अंकित कर लेते हैं या अपनी किताब में लिख लेते हैं। झूठ नहीं बोलना है, सदाचार रखना है, और मतलब पराई स्त्री
स्त्री की तरफ गलत नहीं देखना है, पराये धन की तरफ नहीं देखना है, या फिर मतलब कुछ भी, हमें परमात्मा में भरोसा रखना है, हमें गुरुवाणी का पाठ करना है, या हमें नमाज पढ़नी है, या हमें जो भी करना, कहने का हमारा जो भी पद्धति है, हम हमारे बड़े पुरखे उनको बता दें कि तुमको जीवन सही जीना है तो ऐसे जीना है। और आप देखेंगे कोई भी पंथ, मत पंथ संप्रदाय हो, हर मत पंथ संप्रदाय केवल एक ही चीज सिखाता है कि भैया आपको समाज में समाज के लिए और समाज के साथ मिलकर जीना है, रहना है, और उस समाज के हिसाब से चलना है। तो इन्होंने सबसे पहले समाज को तोड़ा। हम उसकी गहराई नहीं समझ पाए थे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताना चाहते थे, और यही बात इनको अंग्रेजों को पता थी कि ये इस देश के लोग जानते नहीं है कि सुबह 4 बजे क्यों उठना है, इनको पता नहीं है कि जंगल में क्यों जाना है लैट्रिन करने, इनको पता नहीं है कि हाथ से काम क्यों करना है, इनको मालूम ही नहीं है कि किचन में बैठकर खाना क्यों बनाना है, इनको पता नहीं है घर में खाट क्यों है। भाई कर रहे हैं क्योंकि इनके पहले वाले कर रहे थे। हम लोग इसलिए कर रहे थे ना ये काम कि हमसे पहले वाले कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को करप्ट करना स्टार्ट किया है। छी है, सारा दिन गोबर में हाथ रहता है सारे इतने परिवार की रोटी बनाती रहती है ना। मेरे घर में 25 हम लोग बंदे थे, मतलब 4 मेरे पापा और 4 मेरी मम्मी और 10 बहनें, 5 हम भाई, 2 एक मेरा दादाजी एक मेरा दादी, हम लोग 25 लोग थे। और हमारे यहाँ 26 भैंसें थी, 26 डंगर थे, ठीक है। अब जो घर में महिला हो या पुरुष हो, जिसकी ड्यूटी उनका गोबर साफ करने की लगी है, वो एक आदमी तो परमानेंट गोबर पे रहेगा, एक आदमी परमानेंट खाने पे रहेगा। सुबह 5 बजे लगेगा बनाने, तैयारी करने बनाने की, 11 बज जाएंगे, 11 बजे तक होएगा, इतने में जो है वो मतलब फिर थोड़ा टाइम मिलेगा, शाम की मिल जाएगी, दोपहर का कुछ बनता नहीं था। यही होता था, चूल्हे पर हम लोग बनाते थे, यही सबके यहाँ ये ऐसे होता था, क्योंकि ये एक्चुअल लाइफस्टाइल था, जो सच था, जो सबके लिए चलेगा। अब यहाँ क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यार ये तो मतलब हर जगह से बंधे हुए हैं, तो बीमार करने का क्या क्या रास्ता है, या तो कबाड़ खिला दो, या तो कबाड़ खिला के आपको देखो शरीर में कोई बाहर से केमिकल जाएगा या तो तब बिगड़ेगा, या आप कुछ अपना जो बॉडी का क्लॉक है अगर आप उसको खराब कर दो, 2 दिन ज्यादा जाग लो आप, तीसरे दिन आपकी बॉडी अपने आप जवाब देना स्टार्ट कर देगी ना। कम सोओगे अगर मान लो तो बॉडी खराब होनी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। 3 घंटे की मूवी देख लो, थोड़ी देर के बाद किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। मोबाइल में अगर आप देख रहे हो ना कुछ थोड़ी देर तक, तो बाद में लगे अभी थोड़ी देर दिमाग को रेस्ट देना यार, अरे करने तो चले थे एंटरटेनमेंट, तुम तो उल्टा बोझ लेके बैठे के दिमाग। होने तो चाहिए था दिमाग फ्री, उसके बाद होने तो चाहिए थे हम खुश, उल्टा हो रहे हैं दुखी उसको करने के बाद। अब वो ये कह रहा है, मतलब उन्होंने ये प्लान किया कि यार इन लोगों को कैसे जगाया जाए। ये लोग तो शाम को 5 बजे खाना खा लेते हैं, जब जठराग्नि फिट होती है, सूरज के रहते रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, दिन छिपने से पहले रोटी राटी खा के निमट जाते हैं, फिर अपनी खाट बाहर डाल के अपना सो जाते हैं। गर्मियों में ऐसे करते हैं ना अपन लोग, बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। और ना तो ये जागते हैं क्योंकि इनके पास बिजली नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं है। तो पहले आपको गरीब बताया जिसके घर बिजली नहीं है। टीवी पहले किसके यहाँ आया? गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन या सबसे ज्यादा पैसा या नौकरी थी। मोटरसाइकिल भी उसी के यहाँ आई, कार भी उसी के यहीं आई, टेलीफोन भी उसी के यहाँ आया। अब फिर हमको अमीरों वाली श्रेणी में शामिल होना है। वो जो मैंने शुरू में बताया था वही है ना, हमको अपने लेवल से ऊपरले लेवल में शामिल होना है, हमको अपनी स्लैब एक स्लैब ऊपर करनी है। ये कुदरती फितरत है कि ये जिनके बीच रहते हैं ये तो हैं ही अपने, एक और लेवल बढ़ा लो, क्योंकि सामाजिक लोग हैं, हम और ज्यादा लोगों में खुलना मिलना चाहते हैं। अब इन्होंने गेम खेला गांव के अंदर एक टेलीविजन, और ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं माइंडेड।
ध्यान दीजिएगा, जो आज आपके खेतों के अंदर, आज आपके शहर के अंदर, आपके गांव में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लाने के लिए ये आपको जबरदस्ती कर रहे हैं या आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट ये कर चुके हैं कि चलते चलते किसी की गाड़ी रोकनी हो तो कैसे रोकी जाए, उड़ानी हो तो कैसे उड़ाई जाए, एक बटन से। मोबाइल कैसे उड़ाना है, टीवी कैसे उड़ाना है, आपके ईएमएफ से चलता है ये सारा का सारा खेल। जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज है ना, ये एक ईएमएफ का सर्ज आया और आपकी सारी डिवाइस रखे रखे ठाम ठाम हो जाए। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जब वायरस आता है तो सारा का सारा इंटरकनेक्टेड चलता है। तो ईएमएफ सर्ज इनको ट्रांसफार्मर के नजदीक लेके आना है बस, तो जितनी डिवाइसेज उस टाइम चल रही होंगी। और मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हो कि कौन सी डिवाइस किस टाइम पर चल रही है और उसमें क्या चल रहा है। इनके पास सब एल्गोरिथम है ना, इनको सब पता है कि इस व्यक्ति के मोबाइल में कौन सी डिवाइस, कौन सा सीरीज चल रही है, कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है, कितनी देर चला और क्या क्या किया। यहां तक भी एप्लीकेशन आ चुकी है। मैं आपको आपके मोबाइल के कितना बड़ा जासूस है ये मोबाइल, मैं इसके एक केवल आपको ये सबूत बता रहा हूं। ऐसी डिवाइस आ गई है कि आप सोने से पहले अगर मोबाइल रख दो अपने पास तो वो आप कितनी करवट बदली, कितने खराटे मारे, कितनी देर नींद में बात की, कितनी देर सीधे सोए, कितनी देर डीप स्लीप सोए, कितनी देर आप उठे रहे, आपका प्रेशर क्या था उस टाइम पे, लोएस्ट ब्लड प्रेशर कितना गया, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कितना गया, ये सारी जानकारी सुबह उठते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पॉपअप कर जाएगी। इस लेवल की एप्लीकेशंस हैं। सिर्फ मोबाइल को साइड में रखकर सोना है, कोई कैमरा चालू नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या आपको लगता है कि ये मोबाइल आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है आपको? सब कुछ आपकी लाइफस्टाइल दे रहा है पूरा। फैमिली में कितने लोग हैं, कौन से कागज हैं, कैसे फोटो खींचता है, कैसी बातें करता है, कैसे मैसेजेस भेजता है, कैसी वीडियोस पसंद करता है, कैसी वीडियोस नहीं करता है, क्या शेयर करता है, क्या लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, एवरीथिंग। और उसके हिसाब से आपको क्या पिलाना है ये डिसाइड होता है कि आपके पास किसकी वीडियोस आनी चाहिए। आपके सामने कभी फेसबुक पे कौन कौन चलाता है? फेसबुक चलाते हो ना? फेसबुक पे देखना ऐसे ऐसे व्यक्तियों की एडवर्टाइजमेंट और ऐसे ऐसे व्यक्तियों की पोस्ट आपके सामने आएगी जो आपके फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है, और ऊपर लिखा आएगा सजेस्टेड फॉर यू, और जो देखते हैं वही रिप्लाई होता है ना? आपकी मर्जी के बिना आपके मोबाइल पर ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं जिनका आपको कोई लेना देना है नहीं। तो ऑब्वियसली जब आपके बच्चे चला रहे हैं तो उनके पास भी आती होंगी, तो बचपन से ही उसको करप्ट करना शुरू कर रहे हैं वो लोग। अब जब इस प्लानिंग के तहत ये लोग आए तो भैया आपको अगर सुबह जल्दी उठने से बंद कराना है तो आपको देर रात तक जगाने का बहाना होना चाहिए। अगर आप देर रात तक जागने की आदत डाल लेते हो तो 2-3 फायदे होंगे। एक तो आप सुबह लेट उठोगे तो प्रकृति से कनेक्टेड नहीं रहोगे, प्रकृति से कनेक्टेड नहीं रहोगे तो प्रकृति के लिए लड़ नहीं सकते, प्रकृति के लिए नहीं लड़ सकते तो अपने लिए भी नहीं लड़ सकते, अपने लिए नहीं लड़ सकते तो अपने बच्चों के लिए भी नहीं लड़ सकते। देश तो जाए फिर जहां मर्जी। जब आप अपने लिए नहीं लड़ सकते, उसूलों के लिए लड़ सकते, तो देर रात तक सुलाने का क्या रास्ता हो सकता है? तो टेलीविजन में चित्रहार आया 8 बजे। कितने बजे आया? 8 बजे। 8 बजे, 8:30 बजे चित्रहार आया। 8 बजे तक जागना कोई मुश्किल नहीं है। 6 बजे सोने वाले आदमी के लिए 8 बजे तक तो निकाल ही लेगा टाइम। तो जिसको वो देखना था वो देख रहा है। फिर चालू किया चित्रहार, अच्छा लगने लगा, बच्चे जाने लगे, तो फिर चित्रहार 2 दिन कर दिया, एक बुधवार और एक शुक्रवार। चित्रहार के बाद फिर फिल्म चालू हुई। मूवी कितने बजे आती थी? 9 बजे। 9 बजे 9 बजे मूवी। तो जो चित्रहार देखने की आदत जिसको 8:30-9 तक पड़ गई है वो 9 बजे मूवी भी देख सकता है कि नहीं? मूवी देखने की आदत, मूवी पूरी है 3 घंटे की मूवी, पूरी 3 घंटा मूवी चलेगी, ठीक है बात? 3 घंटा मूवी चल रही है और अगले दिन स्कूल में जा रहे हैं, और जिसने वो मूवी देखी है और वो क्या कर रहा है, जो उस टाइम आपके साथ हुआ वो आज आपके बच्चों के साथ हो रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूं, उस टाइम पे क्या हुआ,
जो स्टोरी सुना रहा है, जिसके घर में टीवी है, वो चौड़ा हो गया आता है। स्टोरी सुनाऊंगा भाई। फिर उसने, अमिताभ ने उसको ऐसे करके घुसट मारा, उसने उसको, फिर उसके बाद वो इतनी दूर जाके गिरा, वो उसको उठा के ले गया, वैसे हुआ। फिर उन बीच में एक और बैठा हुआ है जिसने भी देखी थी, बोला ना ना ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। देखा ये कहानी, ये वाली स्टोरी आई ना आप सबके सामने कि ऐसा हो चुका है आपके लाइफ में। और फिर वो जो 2-3 कोने में खड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं हम क्या बोले, हमने देखी नहीं है, अगली बार फिर मां से, मां मैं भी देखी हूं। क्यों? क्योंकि अगले दिन जो वो 2 जने बात कर रहे होंगे, तो उन 2 जनों की बात में मुझे भी शामिल होना है। पीयर ग्रुप प्रेशर। आपका बच्चा वीडियो गेम इसलिए खेल रहा है क्योंकि उसके जो 3 दोस्त हैं वो वीडियो गेम के अलावा किसी और चीज की बात नहीं करते हैं। वो मोबाइल पर इसलिए लगा हुआ है, वो कार्टून इसलिए देख रहा है क्योंकि वो उसी कार्टून की बात करते हैं। और आपके बच्चे के पास उस कार्टून के पे बात करने के लिए कुछ नहीं होता, उसका बच्चा भी वो कार्टून देखने की बात करता है। उसके पास वो वाली घड़ी है, उसके पास वो वाला साइकिल है, उसके पास वो वाली चीज है, वो घूमने के लिए वहां गए थे, उसके फेसबुक पे ये डाला था, उसकी पोस्ट पे इतने लाइक आ गए। आपको भी तो उस श्रेणी में शामिल होना है भाई। हम चाहते हैं ना समाज हमारे को एक्सेप्ट करे उस श्रेणी में। नहीं समझ रहे साइकोलॉजी को? मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं नहीं बोल रहा हूं? आ रही है ना? तो ये आपने फिर मूवीज देखना चालू कर दिया। अब मूवीज देख रहे हो तो भैया मूवीज के अंदर तो फिर देखना पैरेलल में क्या चल रहा है। इधर आ रहा है, उस दिन जब उधर से मूवी चल रही है और उधर से आपके मास्टर जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं, सिनेमा समाज का आईना होता है। ये डायलॉग किस किसने सुना हुआ है? सब ने, सबके सामने ये डायलॉग। सब आज का युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। ये आपके बच्चे भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, है ना? जब मेरे जैसा आदमी ऐसी बचकानी बातें करेगा ना पूरे पिछले टाइम की, आज तो टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, क्योंकि पहली लाइन सबको याद रहती है कि सिनेमा समाज का आईना होता है। और फिर आपका समाज, आप उसमें पहले ऐसी फिल्में दिखाएंगे जो आपके समाज में भी हो रही हैं, ताकि आपको लगे कि जो टीवी में चल रहा है वो बेशक मेरे गांव में नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हो रहा है। टीवी ने पहली बार आपको बताया कि कोई गुंडा किसी की लड़की को उठा के लेके जा सकता है। रामायण से पहले ये कॉन्सेप्ट हमारे गांव में कहीं नहीं था। रामायण में रावण उठा के लेके गया ना सीता, है कि नहीं? उसके बाद फिल्मों में अमरीश पुरी और ने उठाना शुरू किया यही गांव है। फिर महाभारत में भीष्म पितामह भी उठा के ले गया था। अच्छे लोग भी उठा रहे हैं, बुरे लोग भी उठा रहे हैं दूसरे की लड़कियों को। तो हमने समझ लिया कि गैंग रेप करना संभव है। यही तो सिखाया है शक्ति कपूर ने, गुलशन ग्रोवर ने और अमरीश पुरी ने। कुछ और सिखाया क्या? हमारे बच्चों को थोड़ी पता वो असली जिंदगी में कैसे हैं। वो तो टीवी को ही सच मान के बैठे हैं क्योंकि सिनेमा समाज का ही ना होता है। नहीं, दिमाग में कॉन्शियसली आया। अनाथ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, चाहे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे रेप कल्चर हो, चाहे अपराध हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब कुछ आपको किसने सिखाया? टीवी ने बताया। आपके समाज में कोई आदमी नहीं था और आपके आसपास कहीं नहीं हो रहा था। पहले टीवी पे आया, फिर आपके गांव में आया। पहले टीवी पर आएगा। अभी आजकल LGBTQ टीवी पे आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से कर रही है, फिल्मों में आ रहा है, नाटकों में आ रहा है। एकता कपूर को ठेका मिला खड़ी है कि करो खराब सबको, डीएनए बदलो। अलग किसी के साथ चक्कर है, किसी का डीएनए किसी में जा रहा है, किसी का डीएनए किसी में जा रहा है, कोई किसी के साथ है, कुछ नहीं पता है। तो ऐसा समाज बना दो। अभी क्या कानून बनाया पता है? आप एनिमल के साथ सेक्स कर सकते हो, ये कानूनन लीगल हो चुका है। ठीक है? आप सेम सेक्स के साथ शादी कर सकते हो, ये कानूनन लीगल हो चुका है। आपकी बेटी बेटा 16 साल की उम्र में सेक्स कर सकता है, ये लीगल हो चुका है। और कमाल की बात यह है, वही लड़की जो 16 साल की उम्र में सेक्स तो कर सकती है, लेकिन 21 से पहले शादी नहीं कर सकती। ये भी कानूनन जुर्म है। 21 से पहले शादी कर दोगे तो माँ बाप को जेल हो जाएगी।
यानी वो 5 साल तक रखैल बन के रह सकती है लिविंग रिलेशनशिप। ये आपसे पूछ के बनाए कानून, लेकिन आपके नाम पर बनाए कि आपकी चुनी हुई सरकार है ना? कमाल की बात, आपके नाम पर हो रहा है सब कुछ, मालिक तो आप ही हो। पीछे देखो ना, जनता ही सरकार है, असल मालिक तो जनता है, लेकिन जनता को पता नहीं कि मैं मालिक हूं। जनता को पता नहीं मैं मालिक हूं। भाई डीसी को क्या बोला जाता है? आपके गांव में प्रचारित किया गया कि डीसी जिले का मालिक होता है, और जनता सरकार मोर्चा प्रचारित कर रहा है कि डीसी इज ए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, सर्वेंट तो पता होगा क्या होता है? नौकर। वो जनता का नौकर है, वो जिले का सबसे बड़ा नौकर है, उसको सबसे ज्यादा लोगों की बात सुननी पड़ेगी, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा बड़ा घर मिला है, सबसे बड़ा दफ्तर मिला है, बड़ी गाड़ी और ड्राइवर मिला है। इसलिए नहीं मिला कि वो ऐश करे वहां, इसलिए मिला है कि वो ज्यादा लोगों की सुने। पर जनता को, मालिक को पता होगा तो ही तो नौकर का गला पकड़ के थप्पड़ लगाएगी कि तेरी औकात कैसे हो गई, तू ऑर्डर देगा मालिक की जमीन जब्ती करने का? नौकर ऑर्डर दे रहा, बताओ है? सर्वेंट ऑर्डर दे रहा है कि मालिक की जमीन जब्त कर लो। अब नौकर तो तभी ऑर्डर आपकी जमीन जब्ती करवा सकता है जब नौकर नीचे नीचे चोरों से, लुटेरों से मिला हो, या इसके अलावा भी कर सकता है वो काम। ऐसा यही कर रहा है वो। अब जब आप जाते हो तहसीलदार के पास और आपको पता चलेगी तो सामने नौकर बैठा हुआ है, उस फीलिंग को समझो। पहले तो साहब साहब कहना बंद करो, पहले तो उसका नाम लेके पुकारना पड़ेगा कि नहीं? अभी एक जगह हम गए हुए थे, और बाय चांस उसकी वीडियो नहीं बन पाई, बड़ा दुख हुआ मुझे। देखो साहब, देखो साहब, मैंने साहब बोला, मैंने देखो साहब, आप जनता के नौकर हो ना? बोला हाँ। आप पब्लिक सर्वेंट हो? बोला हाँ। मैं जनता के नौकर हूं? हाँ। जनता मालिक है? हाँ। जनता की सुनना आपका फर्ज है? हाँ। तो सुनोगे ना मालिक की? तो पूरा बोला उसको, और उस मतलब अब उसको ये लगा कि तो फंस गया। अगर कोई मेरे से पूछता है कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, तो मैं उसको यही बताता हूँ, भैया मैं ये हासिल करना चाहता हूँ कि मेरे गांव का गरीब से गरीब और सबसे कमजोर आदमी भी जब डीसी को जिस दिन मुंह पे ये कह देना, सुनो मेरे टैक्स के पैसे से तेरा घर चलता है, मालिक मैं हूं, तू नौकर है, उस दिन मजा आएगा जनता सरकार में। अब ये रात को लेट तक जागोगे तो क्या सुबह 4 बजे उठ जाओगे? सुबह 4 बजे नहीं उठोगे तो लैट्रिन करने के लिए जगह नहीं मिलनी, क्योंकि जंगल में जा रहे हो। उस टाइम पे जंगल में जा रहे हो तो जो लैट्रिन है वो मिट्टी में मिल जाएगी, आपकी प्रोसेस 3 घंटे में चालू हो जाएगी मिट्टी में मिलने की। लेकिन अगर चिकनी जगह पर और नमी वाली जगह पर डालोगे तो वो चीज वो बीमार करने के लिए काम चालू करेगी। तो इनको पता चल गया, इनके घरों में लैट्रिन खोद दो, इनके जंगल काट दो विकास के नाम पर, इनकी लैट्रिन का जो खड्डा है, जो गड्ढा है लैट्रिन का, उसका पानी की पाइप निकाल दो बाहर नाली में। वो नाली से पानी कहाँ जाएगा? गांव के नदी में या तालाब में। तालाब में जाएगा तो आप अपने भैंस गाय को वहां पानी नहीं पिलाओगे, तो जंगल भी आपके पास नहीं बचा, तालाब भी आपके पास नहीं बचा। अब आपके बच्चे के पास, क्योंकि फिर आप डंगर भी नहीं रखोगे, डंगर नहीं रखोगे तो सुबह 4 बजे उठ के करोगे क्या? 4 बजे उठ नहीं रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे बच्चे की स्कूल आना है, स्कूल वैन ने आना है, तो 6 बजे उठा, वहीं के वहीं कमरे के अंदर ही लैट्रिन में गया, थोड़ा जोर लगाया, निकला कुछ है नहीं, तो कब्जी हो गई। कब पेट खराब हो गया तो बीमारियां आ गई, बीमारियां भी रॉकफेलर की मौज हो गई, है कि नहीं? अब जब आप लेट तक जाग रहे हो तो भैया जी लीवर फैटी होएगा, लीवर फैटी होएगा तो हाजमा नहीं होएगा, हाजमा नहीं होएगा तो भैया फिर बीमार हो गए, फिर रॉकफेलर की मौज है। इसीलिए आपका इंटरनेट भी 10 बजे के बाद ही फास्ट चलेगा, है कि नहीं? इसीलिए आपकी फिल्में भी प्राइम टाइम भी 9 बजे के बाद ही आएगा,
फेवरेट फिल्म भी 9 बजे के बाद आएगी, फेवरेट सीरियल भी 9 बजे आएगा, इसीलिए आपको 9 बजे फिर आपको चाय भी पीनी पड़ेगी, 9 बजे आपको फिर पॉपकॉर्न भी खाने पड़ेंगे, 9 बजे आपको फिर कबाड़ खाना पड़ेगा। आपने जो भी दिन छिपने के बाद खाया वो अंदर जाकर मल रूप में जमा रहता है, पता तो है ये सबको, हजम तो होता नहीं है। सब कबाड़ खाया, कबाड़ खाओगे, कबाड़ दिमाग में भरेगा, कबाड़ दिल में भरेगा, कबाड़ समाज में भरेगा, कबाड़ पेट में जाएगा, कबाड़ ही जा रहा है, पेट हजम कुछ होगा नहीं तो बीमार पड़ोगे। अब आप शहर का रिकॉर्ड चेक करो, शहर का रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। 100 किसको कहते हैं? 100 मतलब 1%, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 99.99 नहीं कह रहा हूँ, 100% लोगों का लिवर फैटी है शहर में, 100% का। किसी भी डॉक्टर से जाकर वो बोले नॉर्मल है, हाँ लोग उम्र में नॉर्मल है, तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल नहीं है भैया, प्योरली एबनॉर्मल है, प्योरली एबनॉर्मल। खाना क्या है, कब खाना है, रहना कैसे है, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, पढ़ना क्या है, पढ़ाई क्या करनी है, नौकरी क्या करनी है, काम धंधा क्या करना है, किसी चीज की अकल दे रहा है कोई? ना स्कूल का मास्टर बता रहा है, ना आपका सरपंच बता रहा है, ना एमएलए बता रहा है, ना एमपी, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना डीसी, ना कलेक्टर, ना तहसीलदार, कोई नहीं बतवा रहा। तो आपके बच्चों को ज्ञान क्या दे रहे हो? रट्टे मार लो, टेस्ट दे लो, फर्स्ट आ जाओ, बस फिर आके 10 बजे के बाद ऐसा काम करोगे, रात को घर 10 बजे लौटोगे, ऐसा ही काम कर रहे हो ना सारे घर। जो रात को सुबह गुड मॉर्निंग बोलेंगे, जो रात तक लेट आएंगे, कर्जे में तो फंसोगे भैया, क्योंकि सब कबाड़ खाने की आदत है। नहीं समझे ना? दिमाग में अच्छी चीज रहेगी नहीं ना, और आपको अकल कौन देगा? अब मेरे को एक बंदा बोलता है एक मीटिंग के अंदर, भाई साहब अगर ये बैंकों में आवेदन लगा दिया तो सिविल खराब हो जाएगा। मैंने कहा फिर बैंक लोन नहीं देंगे। तो हम तो चाहते हैं तुम्हें लोन ना मिले, हम तो चाहते हैं, हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते कि आपको कर्जे से मुक्त करना है या इस देश को कर्जे से मुक्त है। हम जनता सरकार मोर्चा ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियों में कभी किसी को कोई कर्जा लेना ही ना पड़े, उसको कर्जा जरूरत ही क्या है कर्जा लेने की। अब इस व्यवस्था के लिए अपन लोग काम कर रहे हैं। ये मैंने एक तरीका बताया, खाना खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका। रिसर्च करो, बैठकर खाना बनाओगे, घुटने यहाँ छाती के आगे अड़ जाते हैं, आज पेट पर नहीं पड़ती है, इसलिए माँ बची रहती है, इसलिए बहन बची रहती है, बहू बची रहती है। लेकिन जब गैस का जो शेल्फ है ना, जब वहां पर जब रोटी बनती है ना, तो सीधी आंच छाती में आती है। यूट्रस कैंसर उन्हीं लेडीज को है, समझ गए, जो खड़ी होकर खाना बनाती हैं शेल्फ के पास। और अब बता रहे हैं हरामी कि चूल्हे की रोटी बेस्ट रहती है हाजमे के लिए और गैस वाली रोटी से गैस बनती है। अब बता रहे हैं, जब सबके जंगल खत्म कर दिए, सबके घर से डंगर निकाल दिए, अब बता रहे हैं अब चूल्हे की रोटी खाना लग्जरी में आता है। फिर लग्जरी तो हम पहले ही करते थे है? अब बता रहे हैं कि त्योहार के दिन तो पूरी फैमिली इकट्ठी होनी चाहिए। अरे हम तो 24 घंटे इकट्ठे रहते थे भैया, सुबह भी इकट्ठा खाते थे, रात को भी इकट्ठा खाते थे, हर दिन सुबह से लेकर रात तक त्योहार होता था। अब ऑर्गेनिक खाने के लिए 2 लाख की तनख्वाह भी कोई कमाता है, अपने बच्चे को ऑर्गेनिक खिला के दिखा दो ना, देसी खिला के दिखा दो, खिला सकता है क्या? तो इतना का तो मालिक हम पहले दिन से थे है? अब लग्जरी में आती है जो चीजें हमारे लिए अबंडेंस में थी, पानी शुद्ध, हवा शुद्ध, जमीन मिट्टी शुद्ध, खाना शुद्ध, समाज शुद्ध, प्यार ही प्यार। इलेक्शन के दौरान लट बजे, फिर इकट्ठे बैठ के पी रहे हैं, अगले दिन चाय पी रहे हैं, इकट्ठे दूध पी रहे हैं, दूध घी की मौज, भाईचारे की मौज, कोई बाहर का आदमी एंटर नहीं कर रहा, किसी चीज की कमी नहीं। मतलब इसको गरीबी कहते हैं इसको गरीबी कहते हैं। डेवलप्ड कंट्री में उस चीज को गरीबी कहते हैं जिसको हमारे यहाँ अमीरी कहते हैं। वहां पिज्जा और बर्गर को गरीबी की निशानी मानते हैं, हमारे यहाँ अमीरी की निशानी बना दी इन्होंने, फिर हमको भी वहीं जाना है। मैंने देखा, मतलब हम भी खाते होते थे और कभी कभी रिसर्च पर्पस से अभी भी बैठ जाता हूँ, मैं तो घंटा घंटा बैठा रहता हूँ ऐसी जगह पे, मैं तो देखता रहता हूँ ना, मम्मी अपने बच्चों को क्या क्या खिला रही है, पापा क्या क्या कैसे कैसे ऑर्डर कर रहे हैं, और चौड़े हो रहे हैं 2000 का बिल कटवा के, और वो कैसी कैसी बातें करते हैं,
फिर गरीबों के बच्चे भी आएंगे वहां, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के बच्चे आते हैं वहां, सिंपल सी ड्रेस, बाहर साइकिल खड़ी करके, फिर भूल करके 100 रुपया इकट्ठा करके फिर अपना पिज्जा ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उनको भी वो फील लेना है ना अमीरी वाला, क्योंकि वहां मतलब दिखा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कितनी बुद्धि भ्रष्ट हमारी करी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये अचानक से हुआ कि प्लानिंग के तहत हो रहा है? प्लानिंग के साथ। और प्लानिंग के तहत जो हो रहा है उससे लड़ने के लिए आप सरकारें लड़ेंगी कि हम लड़ेंगे कि आप सबको लड़ना पड़ेगा? हम सबको। मतलब बात ये है, पहले तो समझ आ जाए कि प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है फिर वो भी जानना पड़ेगा। कैसे बचना है इससे, तो निकलने के लिए पहले तरीका पता चले। तो मैं बता रहा था, खाना खाने का तरीका, खाना बनाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, सोने का तरीका, जागने का तरीका, हगने का तरीका, मूतने का तरीका। हगने और मूतने का तरीका भी बदल दिया उन्होंने हमारा। उबड़ू बैठ के बैठना होता है, ऐसे कुर्सी वाली जो शीट होती है, जितना यूरिनल इन्फेक्शन इससे हुआ है ना समाज में, इससे पहले नहीं हुआ औरतों के अंदर। जो ये वाली शीट होती है, इस तरह से बैठने वाली, जो नीचे बैठने वाली शीट होती है, वो फिर भी अगर शीट यूज करनी ही पड़ जाए तो, अदरवाइज मतलब यूरिया बनता है बाथरूम, जब बाहर हवा के संपर्क में आता है ना तो यूरिया बन जाता है। और जब वो यूरिया बनता है तो वो तो पेड़ों के अंदर काम करेगा, फायदा करेगा हमारा, नुकसान थोड़ी करेगा। बाहर करेंगे तो खुले में शौच जाना तो फायदेमंद है भाई। शौचालय बनने के बाद ज्यादा बीमार हुए कि पहले ज्यादा बीमार थे? पहले बता दो। बस शौचालय बनने के बाद बीमार हो तो शौचालय बीमारी है। अब शौचालय का फायदा किसको हुआ? एक शौचालय पे कितना खर्चा आता है? लगभग 1 लाख रुपया। टाइल भी लगाओगे, शीट भी लगाओगे, सिस्टम भी लगाओगे, लाइटें भी लगाओगे, छत भी बनाओगे, टंकी भी लगाओगे, सारा सामान लगाओगे भैया। सारा सामान लगाने के बाद में, और अब जितने घरों में टॉयलेट बांटे हैं, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके देखो कितनी कंपनियों को फायदा होगा कि गांव के लोहार सुनार कुमार को होगा? कंपनियों को। ठीक। फिर उसमें सफाई रखने के लिए वो नीला नीला प्रोडक्ट भी डालोगे, ब्रश भी लाओगे, मग्गा भी रखोगे, है ना? सारा जुगाड़ करोगे कि नहीं? हर महीने का खर्चा है आपका, 0 खर्चे में काम चल सकता था। और कमाल की बात, अगर लैट्रिन पानी में मिलती है ना, आप जोहड़ में, जो गांव का जोहड़ था, उसमें हम नहाते थे, मैं नहाया हूं उसमें। और कौन कौन नहाया आप में से भी? खूब नहाए हम सब भी, सारे ही नहाए हैं। उसमें नहाते थे, उसी में गाय उसमें भैंस गोबर कर देती थी, है ना? किसी किसी का दबाव आया तो हम लोग उसी में पेशाब भी कर देते थे, और कभी कभी मुंह में भी जाता था भैया। इट्स नॉट अ बिग डील ना, हम खूब उसको करते थे, हम तो नहीं बीमार पड़े कभी। गजब की मैकेनिज्म है प्रकृति के अंदर। कितना ही बायोमास पड़ा हो पानी में, ऐसे कीड़े पैदा हो जाएंगे जो उसको खा जाएंगे, जो भी नुकसानदायक चीज है, और पानी शुद्ध हो जाएगा अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हजारों साल से पड़े हुए, लाखों साल से पड़े हुए अंडरग्राउंड पानी को जब निकाला जाता है तो उसे हम ताजा पानी बोलते हैं। नीचे वो कितने लाखों साल से पड़ा हुआ है, उसको ताजा कैसे कह देंगे यार? उसको ताजा बोलते हैं हम, क्योंकि वो नीचे पड़ा अपने आप साफ हो रहा है। लेकिन जब गटर खोद के, जब आप उसमें सिंथेटिक केमिकल डालते हो, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, और वो जो नीला नीला केमिकल, तो वो तब पानी इतना खराब हो जाएगा कि अब वो अपने आप साफ नहीं होगा। फिर इसको साफ करने के लिए कंपनी आएगी, वो कंपनी की अगर पता करोगे ना इसकी टेक्नोलॉजी कहां से आई है, तो पता चलेगा उस कंपनी की टेक्नोलॉजी इजराइल से आई है। अंग्रेज भी इजराइलियों ने भेजे थे, मुगल जो शासक जो राज करने आए वो भी इजराइलियों ने भेजे थे। टेक्नोलॉजी भी इजराइल से आ रही है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की, ब्लू बीम टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की। आपकी सब्जियों में जेनेटिकली बदलाव हो रहा है, वो भी उन्हीं का। जीएमओ आ रहा है, वो भी इजराइल का। क्या क्या आ रहा है भैया? नहीं, क्या क्या बताएं आप? टाइमिंग बताएं, तरीका बताएं, एजुकेशन सिस्टम बताएं, हेल्थ सिस्टम बताएं, न्याय प्रणाली बताएं, क्या क्या रहेगा? सभी कुछ रह गया। पूरा करने को बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है अभी, और इसके लिए अगली जो कार्रवाई है उसकी जिम्मेदारी मैं संजीव जी को दे रहा हूं कि इसी किन्हीं बातों से कनेक्ट करते हुए वो आपको
आगे लेकर के जाएं इस यात्रा पर कि ये पूरा का पूरा खेल किस तरह से योजनाबद्ध बर्बादी में लेकर के गया आपको। और योजनाबद्ध बर्बादी को केवल एक ही तरीके से हरा सकते हो, योजनाबद्ध तरीके से आबादी की दिशा में काम किया जाए। और ये उन्होंने बजाई लो फिर, आधे बजा रहे आधे बजा रहे। जब ये उन्होंने प्लानिंग के तहत किया, व्यवस्था बनाई, व्यवस्था से लड़ने का काम केवल व्यवस्था कर सकती है। व्यक्ति नहीं लड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ेगी, संत संप्रदाय नहीं लड़ेगा, लोग नहीं लड़ेंगे, व्यवस्था। इसलिए हम बोलते हैं व्यवस्था परिवर्तन की बात। सो इसको आगे बढ़ाए और इस यात्रा के लिए, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।